बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट 11 टेस्ट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि हमारे हर टेस्ट में 50 एमसीक्यूज होते हैं। 15 एमसीक्यूज ग्रामर सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड हैं, 10 एमसीक्यूज एनएलजी के हैं, 5 एमसीक्यूज हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन के हैं, 10 हमारे पास सिनोनिम्स हैं और 10 हमारे पास एंटोनिम्स हैं। जो स्टूडेंट्स पहली दफ़ा हमारी डिस्कशन देख रहे हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि ये जो टेस्ट है बेटे, ये व्हाट्सएप चैनल जो मेरा है इंग्लिश विद सर अजीम, उसमें शेयर किया जाता है। उसके बाद इसकी डिस्कशन अपलोड की जाती है। और अगर आपने वो चैनल ज्वाइन करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ हर जो टेस्ट है, हर टेस्ट के लिए मैंने वोकैब ऑलरेडी आप स्टूडेंट्स को सेंड की हुई है, वो भी चैनल पे पड़ी हुई है। आपका जैसे अभी मॉक टेस्ट 12 था तो आपको वहाँ से मॉक टेस्ट 12 की वोकैब याद करनी थी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के आपके पास इस टेस्ट में शामिल है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से। बड़ा मज़े का टेस्ट होने वाला है आज का, यू विल एंजॉय इंशाल्लाह ताला। आप को सीखने को बहुत सारा कुछ मिलेगा। नए रूल्स मैंने कुछ शामिल किए आपके लिए, ग्रामर के बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। देखें, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल बताया पहले। मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा दो चीजें। जब आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हो ना, जब आप दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन कर रहे हो तो अमूमन ये होता है कि सिर्फ दो सब्जेक्ट्स की बात की जा रही होती है ना, दो नाउन की बात की जा रही होती है टेक्निकली, ठीक है। तो अगर आप दो नाउन को कंबाइन कर रहे हैं एंड के साथ, और आप एंड के साथ कंबाइन करने पर पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव और आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिख रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपका मतलब है कि यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन और आपने इसको ट्रीट करना है सिंगुलर के तौर पे, ठीक है। जैसे फर्ज करें, अगर मैं बोलता हूं माय डॉक्टर एंड माय कजन, अब मैंने दोनों के साथ ही क्या यूज किया, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर दिया। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं कुछ यूं बोलता हूं, मैं बोलता हूं माय डॉक्टर एंड कजन, इसका मतलब क्या है कि वो मेरा डॉक्टर भी है, मेरा कजन भी है, ठीक है। तो अगर हम पोजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल दोनों के साथ यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। सब्जेक्ट यहां पर लिखने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट लिखने का मतलब यहां पे नाउन है, याद रखिएगा, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव होगा या क्या होगा, आर्टिकल। अगर आप पोजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, और अगर आप दोनों के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दी, फर्ज करिए अगर मैं बोलता हूं माय डॉक्टर एंड फ्रेंड डैश कमिंग, अब अगर मैंने पोजेसिव एडजेक्टिव सिर्फ पहले वाले के साथ लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा डॉक्टर भी है, वो मेरा फ्रेंड भी है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं बोलूंगा ना, माय डॉक्टर एंड माय फ्रेंड, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्संस, नंबर 1 इज माय डॉक्टर एंड नंबर 2 इज माय फ्रेंड। और जैसे मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं माय कजन एंड लॉयर, इसका मतलब वो मेरा लॉयर भी है, मेरा कजन भी है। और अगर मैं बोलूं माय कजन एंड माय लॉयर, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। जैसे मैं बोलता हूं द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, इसका मतलब वो डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है। और अगर मैं बोलता हूं द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्संस, नंबर 1 इज डायरेक्टर एंड नंबर 2 इज प्रोड्यूसर, दो लोगों की बात हो रही है। अब देखें, यहां पे 3 नाउन लिखे गए हैं, फ्रेंड है, फिलोसोफर है और गाइड है। लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव कितने लिखे गए हैं, सिर्फ एक लिखा गया है। अगर मैं फिलोसोफर के साथ भी माय लिख देता, अगर मैं गाइड के साथ भी माय लिख देता, तो इसका मतलब क्या होता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पर्सन, नंबर 1 इज माय फ्रेंड, नंबर 2 इज माय फिलोसोफर एंड नंबर 3 इज माय गाइड। लेकिन चूंकि हमने सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव पहले वाले के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब मेरा दोस्त, फिलोसोफर और गाइड तीनों एक ही पर्सन है, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। और जब हम सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमने उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। तो यहां पर चूंकि हमारे पास डेड लिखा हुआ है, डेड हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो हमें यहां पर क्या चाहिए बेटे, स्टेट ऑफ बीइंग के लिए क्या लिखेंगे, हम इज लिखेंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड इज डेड। हैज हम क्यों नहीं लिखेंगे,
क्योंकि हैज़ आप जानते हैं कि हैज़ के साथ हमें वर्ब की फिर कौन सी फॉर्म लिखनी होती है, थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, जबकि डेड थर्ड फॉर्म नहीं है। डाई की थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होती है, डाइड होती है। अगर यहाँ पे डाइड लिखा हुआ होता ना तो फिर हम क्या करेक्ट करते, हैज़ करेक्ट करते, लेकिन डेड है, एडजेक्टिव है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब चाहिए। और लिंकिंग वर्ब को हम क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे, तो हमारा सेंटेंस चलेगा माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड इज डेड। और अगर ये सेंटेंस होता माय फ्रेंड माय फिलोसोफर एंड माय गाइड, तो फिर हम क्या लिखते, आर डेड लिखते। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटे, अल्फा। ये रूल याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। उसके बाद हम चलेंगे द ब्लाइंड, बड़ा ही प्यारा खूबसूरत रूल है। देखें, याद रखें, हम प्लूरल बनाते हैं और हम प्लूरल बनाते हैं दो चीजों का। एक तो हम प्लूरल बनाते हैं नाउन का और एक हम प्लूरल बनाते हैं एडजेक्टिव का। आज तक आपने जितने रूल्स पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे रूल्स आपने पढ़े हैं नाउन का प्लूरल बनाने के लिए। जैसे देखें, आपने जिंदगी में पहला रूल पढ़ा कि किसी भी नाउन का प्लूरल बनाने के लिए आप उसके साथ एस लगाएंगे, ठीक है। अगर एस नहीं लगाना तो आप उसके साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। आप वाई के साथ एस लगाएंगे या वाई हटाकर क्या लगाएंगे, आई ई एस लगाएंगे। आप एफ ई के साथ एस लगाएंगे या आप एफ ई हटाकर क्या लगाएंगे, वी ई एस लगाएंगे। आप ओ के साथ एस लगाएंगे या आप ओ के साथ क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। फिर हमारे पास कुछ नाउन इस तरह के होते हैं जहां पर हम इनर वॉवल चेंज करते हैं। जैसे हमारे पास एम ए एन का प्लूरल हम क्या बनाते हैं, एम ई एन। हम वुमेन का प्लूरल क्या बनाते हैं, वीमेन, ठीक है। यहां पर ए को हम क्या बना देंगे, ई बना देंगे। यहां पर ए को हमने ई बना दिया, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। वुमेन में वुमेन सिंगुलर होता है, वीमेन प्लूरल होता है। और अगर आज आपको मेरी आवाज़ थोड़ी बदली हुई लग रही है तो मौसम चूंकि चेंज हो रहा है, तो नज़ला है, ज़ुकाम है। इस मौसम में आपको पता है हर बंदे का जो नाक बंद हो जाता है या पानी आता है नाक से, और दूसरा ये कि आवाज़ बदली हुई होती है गले की वजह से, तो इसको माइंड ना कीजिएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास है, हम माउस का प्लूरल क्या बनाते हैं बेटे, माइस बनाते हैं। हम टूथ का प्लूरल क्या बनाते हैं, टीथ बनाते हैं। हम फुट का प्लूरल क्या बनाते हैं, फीट बनाते हैं। ये वो नाउन है जिनका हम प्लूरल किस तरह बना रहे होते हैं, जिनका हम इनर वावल चेंज करके प्लूरल बना रहे होते हैं। हम गूज का प्लूरल क्या बना रहे होते हैं, गीज बना रहे होते हैं। हम लाउस यानी कि जू का प्लूरल क्या बना रहे होते हैं, हम लाउस यानी कि जू का प्लूरल क्या बना रहे होते हैं, लाइस बना रहे होते हैं। इनर वावल चेंज कर रहे होते हैं। अब ये जितने रूल्स आपने पढ़े हैं ना, ये बात पल्ले बांध लीजिएगा, ये सारे के सारे प्लूरल बनाने के रूल्स हैं। किसको प्लूरल बनाने के, नाउन को प्लूरल बनाने के, ठीक है। एडजेक्टिव को भी हमने प्लूरल बनाना होता है, पढ़ा आपने, ये भी हुआ है पहले, ठीक है। मैं भी आपको बता भी देता हूं आपने कहां पे पढ़ा होगा लाजमी तौर पर। एडजेक्टिव को प्लूरल बनाने का तरीका कार क्या होता है कि आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ दा लिख के उसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले से, अगर आपने रिच का प्लूरल बनाना है तो रिच का प्लूरल रिचेस नहीं बनेगा। रिच का प्लूरल आपके पास बेटे क्या बनेगा, द रिच बनेगा। इसी तरह पुअर का प्लूरल आपके पास क्या बनेगा, पुअर का प्लूरल आपके पास बनेगा द पुअर बनेगा। किसी भी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आपने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूं यंग और मैं लिखता हूं द यंग लिखने का मतलब क्या है, एक तो वो दा यंग हो सकता है स्पेसिफाई करने के लिए, लेकिन दा यंग का मतलब क्या है हमारे पास, मैंने उसका क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। इसी तरह जैसे यहां पे देखिएगा ब्लाइंड, अब ब्लाइंड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। अब अगर मैं ब्लाइंड लिखूंगा ना तो ब्लाइंड का मतलब है सिंगुलर ब्लाइंड, और अगर मैं दा ब्लाइंड लिख रहा हूं तो इसका मतलब मैंने उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिख दिया, मतलब मैंने उसका क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया। अगर पुअर होगा तो इज होगा, दा पुअर होगा तो आर होगा, रिच होगा तो इज होगा, दा रिच होगा तो आर होगा, यंग होगा तो इज होगा, दा यंग होगा तो आर होगा। इसी तरह ब्लाइंड होगा तो इज होगा, दा ब्लाइंड होगा तो क्या होगा, आर होगा, यानी कि हम उसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपने किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है, अब जैसे देखें आपके पास वर्ड है वाइज, वाइज का प्लूरल आप कैसे बनाएंगे, वाइज का प्लूरल क्या बनेगा आपके पास, द वाइज बनेगा। जब भी किसी एडजेक्टिव का प्लूरल बनाना है ना, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आपके पास रूल क्या है कि आपने उसके साथ क्या लगाना है बेटे, डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। ये बाकी जितने रूल्स आप पढ़ते हैं ना, वो सारे के सारे हैं नाउन का प्लूरल बनाने के लिए।
तो यहां पर देखिएगा, द ब्लाइंड डैश स्कॉट्स टू क्रॉस द रोड। स्कॉट्स का मतलब क्या होता है, हेल्प को बोलते हैं, सपोर्ट को बोलते हैं, साथ लेकर जाके छोड़ने को बोलते हैं। तो यहां पर अब अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो चार्ली ऑप्शन देखिएगा, विल के साथ थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। ये तो वैसे किसी सूरत भी हमारा टेंस नहीं बनता, नीडिंग के साथ कोई टेंस नहीं बनता, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है आईएनजी फॉर्म के साथ। अब नीड्स हम तब लिखते जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता सिंगुलर, और नीड हम तब लिखते जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता प्लूरल। तो चूंकि द ब्लाइंड एडजेक्टिव के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो हम यहां पर नीड्स नहीं लिखेंगे, हम यहां पर बेटे क्या लिखेंगे, नीड लिखेंगे। हमारा सेंटेंस कैसे चलेगा, द ब्लाइंड नीड स्कॉट्स। रूल याद रखिएगा कि जब भी आपने प्लूरल बनाना है एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, यानी कि एडजेक्टिव के साथ अगर डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसका प्लूरल बनाया गया है। तो यहां पर आपके पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, 7 लिटिल ऑस्ट्रेलियंस। अब देखें, पढ़ने में, दिखने में, सुनने में ऐसा लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, ऐसे ही लगता है ना हमें, ऑस्ट्रेलियंस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, प्लूरल लिखा हुआ है, तो हमें इसको प्लूरल ट्रीट करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये 7 लिटिल ऑस्ट्रेलियंस कोई नाउन नहीं लिखा हुआ, मतलब ऑस्ट्रेलियंस की बात नहीं हो रही है, ये किसकी बात हो रही है, ये बच्चों की एक किताब की बात हो रही है। याद रखिएगा, जब भी आप किसी बुक की बात करेंगे, जब भी आप किसी न्यूज़पेपर की बात करेंगे, जब भी आप किसी जर्नल की बात करेंगे, तो आपने याद रखना है, आप अगर कॉलम की बात करेंगे, तो आप मूवी की बात करेंगे, किसी ड्रामा की बात करेंगे, तो आपने याद रखना है बेटे, अगर आप उसका नाम प्लूरल भी है ना, तो फिर भी आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है, फिर भी आपने उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। जैसे देखिए, जो फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए फर्ज करें मैं बोलता हूँ 3 मस्कीटर्स। अब 3 मस्कीटर्स क्या है, एक मूवी का नाम है, ठीक है। अब 3 मस्कीटर्स प्लूरल है, लेकिन जब मैं इसकी बात करूंगा ना कि 3 मस्कीटर्स एक बड़ी अच्छी मूवी है, तो मैं 3 मस्कीटर्स आर नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, इज लिखूंगा। इसी तरह हम बोलते हैं अरेबियन नाइट्स, जब हम अरेबियन नाइट्स बोलेंगे तो मैं अरेबियन नाइट्स को प्लूरल नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सिंगुलर लिखूंगा, क्योंकि ये बुक का टाइटल है। इसी तरह 7 लिटिल ऑस्ट्रेलियंस को मैं सिंगुलर ट्रीट करूंगा, प्लूरल ट्रीट नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्या है, एक बुक का टाइटल है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, 7 लिटिल ऑस्ट्रेलियंस इज अ क्लासिक चिल्ड्रंस बुक। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा अल्फा। तो याद रखिएगा, बुक का नाम हो, न्यूज़पेपर हो, जर्नल हो, कॉलम हो, मूवी हो, ड्रामा हो, जब आप किसी प्लूरल नाउन को प्रॉपर नाउन के तौर पर यूज करते हैं, किसी चीज के नाम के तौर पर, तो आपने उसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना, आपने उसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। उसके बाद आ जाएंगे द एकेडमिक कमेटी। द एकेडमिक कमेटी में, कमेटी आप जानते ही हैं कि कमेटी हम बेटे किसको बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन को। जब एक सिंगल वर्ड पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जब एक सिंगल वर्ड, सिंगल नाउन, सिंगल वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को, पूरी फैमिली को करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो हम उसको बेटे क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे हम आर्मी बोलते हैं सोल्जर्स के लिए, क्लास बोलते हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्लस्टर बोलते हैं स्टार्स के लिए, गैलेक्सी बोलते हैं, हम बंच बोलते हैं, बुके बोलते हैं, क्लम्प बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं, इसी तरह हम बहुत सारे फैमिली बोलते हैं, हम टीम बोलते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। एक सिंगल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरे ग्रुप को, पूरी क्लास को। और आपने याद रखना है, आप रूल को पहले भी शायद मैं आपको बता के आया हूं, कि आपका कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में सिंगुलर भी हो सकता है, और आपका कलेक्टिव नाउन सेंटेंस में क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अगर तो सब लोग एक बात पर अग्री करते हैं, अगर तो सब लोग एक बात पर डिवाइडेड, अगर सब लोग एक बात पर यूनाइटेड है, मैं डिवाइडेड लिखने लगा था, अगर सब लोग एक बात पर यूनाइटेड है, अगर सबका डिसीजन क्या है, यूनैनिमस है। यूनैनिमस का मतलब भी क्या होता है, मैंने आपको शायद कल वाले टेस्ट में बताया, टेस्ट 11 में, कि यूनैनिमस का मतलब क्या होता है, जब सब लोग एक बात पर क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं। जब सब लोग एक टीम के तौर पर काम कर रहे हो, एक यूनिट के तौर पर काम कर रहे होंगे,
ठीक है, जब सबकी राय एक होगी तो ऐसी सूरत में हम उसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। लेकिन हम प्लूरल ट्रीट कब करेंगे, जब सब एक दूसरे के साथ अग्री नहीं कर रहे होंगे बल्कि क्या कर रहे होंगे, डिसएग्रीमेंट में होंगे। ठीक है, जैसे फर्ज करेगा टीम के 12 लोग हैं और टीम के 12 लोगों का मौकफ एक ही है, बात एक है, वो सब कहते हैं हाँ जी हम मैच खेलेंगे। ठीक है, और अगर उनमें से आधे कह रहे हैं हम मैच खेलेंगे और आधे कह रहे हैं कि हम मैच नहीं खेलेंगे, या इवन 2 कह रहे हैं हम मैच नहीं खेलेंगे बाकी कह रहे हैं हम मैच खेलेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि डिसएग्रीमेंट आ गया, एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते, सब एक दूसरे के साथ यूनाइटेड नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ क्या है, डिवाइडेड है। सब यूनैनिमस डिसीजन नहीं रखते बल्कि सब क्या डिसीजन रखते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सब एक टीम या यूनिट के तौर पर काम नहीं करते बल्कि किसके तौर पर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल के तौर पर काम कर रहे हैं। जब इंडिविजुअल के तौर पर काम करेंगे डिसएग्रीमेंट होगा, डिवाइडेड होंगे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंट ओपिनियन होगा, तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है हम उसको क्या ट्रीट करेंगे बेटे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। और ये मैंने आपको जितने वर्ड्स बता दिए ना, जितने वर्ड्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, ये सारे के सारे की वर्ड्स हैं। ये आपको सेंटेंस में बताएंगे कि आपने अपने कलेक्टिव नाउन को किसके तौर पर ट्रीट करना है। अब जैसे देखें यहां पर आपके पास वर्ड क्या लिखा हुआ है, अनडिवाइडेड। मैंने आपसे क्या कहा है कि अगर आपका कलेक्टिव नाउन डिवाइडेड होगा ना तो आपने उसको प्लूरल ट्रीट करना है। लेकिन यहां पर ट्रिकी बनाने के लिए क्या किया गया कि डिवाइडेड का ऑपोजिट लिखा गया। डिवाइडेड का ऑपोजिट क्या लिखा गया, अनडिवाइडेड। अनडिवाइडेड का मतलब क्या है कि सारे अनडिवाइडेड हैं, मतलब सारे क्या हैं, यूनाइटेड हैं, या सारे क्या हैं, अग्री है। इसका मतलब हमने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, हमने इसको प्लूरल ट्रीट नहीं करना। डिवाइडेड होता तो हम इसको प्लूरल ट्रीट करते, लेकिन अभी अनडिवाइडेड है तो इसका मतलब हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। हमारा सेंटेंस चलेगा द एकेडमिक कमेटी वाज अनडिवाइडेड। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, वाज होगा। और अगेन वही बात है, अनडिवाइडेड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव होता है तो हमें लिंकिंग वर्ब चाहिए होता है, हमें हैज हैव की जरूरत नहीं होती है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे क्या चलेगा, वाज चलेगा। ये पूरा रूल है, याद रखिएगा। देखिए आपके पास कोई भी कलेक्टिव नाउन लिखा हो, आपके पास लिखा हुआ है ज्यूरी, तो आप पढ़कर आते हैं कि ज्यूरी इज भी हो सकता है, ज्यूरी आर भी हो सकता है, ज्यूरी वाज भी हो सकता है, वर भी हो सकता है, हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है। यही मामला आपके पास किसके साथ है, टीम के साथ है, टीम इज भी हो सकता है, टीम आर भी हो सकता है। यही मामला आपके पास किसके साथ है, फैमिली के साथ है, फैमिली इज भी हो सकता है, फैमिली आर भी हो सकता है। यानी कि ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, टीम सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, आर्मी सिंगुलर भी हो सकता है, आर्मी प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर कि सेंटेंस में उनको ट्रीट किसके तौर पर किया गया है। अग्री है, यूनाइटेड है, यूनैनिमस है, टीम है, यूनाइटेड है तो सिंगुलर ट्रीट होंगे। डिसअग्री है, डिवाइडेड है, डिफरेंट ओपिनियन है, इंडिविजुअल ओपिनियन है, तो फिर हम उन्हें क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो ये पूरा रूल है एक्चुअल में आपके पास कलेक्टिव नाउन का। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैंने 2 4 5 मिनट में आपको नाउन की एक पूरी काइंड पढ़ा दिया, दैट इज कलेक्टिव नाउन। और ये कलेक्टिव नाउन का एक इकलौता रूल है जो आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए चाहिए होता है। तो यहां पर याद रखिएगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, वाज रहेगा। उसके बाद है हमारे पास पॉलिटिक्स ऑफ। देखें ये रूल भी मैं आपको बता के आया हूं पहले। आपके पास जितने भी सब्जेक्ट नेम्स होते हैं, आपके पास जितने भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स नेम्स है। ठीक है, सब्जेक्ट्स नेम्स आपके पास क्या है, जैसे देखें आपके पास है जी सब्जेक्ट्स नेम है, लाइक आपके पास है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, मैं 3 लिखूंगा ताकि हम उसके मीनिंग्स भी लिख सकें। आपके पास है स्टैटिस्टिक्स, आपके पास है पॉलिटिक्स, ठीक है, और आपके पास है इकोनॉमिक्स। वो और भी बड़े बड़े सारे हैं, यानी कि आप काफी सारे यूज कर सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स नेम है सब पर सेम रूल अप्लाई होता है। ठीक है, हमने क्या करना होता है, आपके ये जो सब्जेक्ट्स नेम है ना, ये सेंटेंस में सिंगुलर भी हो सकते हैं और सेंटेंस में प्लूरल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको सब्जेक्ट के तौर पर लिखेंगे ना सेंटेंस में, तो फिर आप इनको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। और अगर आप इनकी कोई जर्नल ट्रांसलेशन लिखेंगे तो फिर आप इनको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे यहां पर देखिएगा पॉलिटिक्स ऑफ यूएस, यूके एंड रशिया। अब यहां पर जो पॉलिटिक्स का वर्ड है ना, यहां पर ये पॉलिटिक्स का वर्ड सब्जेक्ट के तौर पर यूज नहीं हुआ। यहां पर ये पॉलिटिक्स का वर्ड जर्नल ट्रांसलेशन के लिए यूज हुआ है। यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, प्लान्स। यहां पर पॉलिटिक्स का मतलब क्या है, स्ट्रेटजीज। यहां पे पॉलिटिक्स का मतलब क्या है आपके पास,
यहाँ पे आपके पास पॉलिटिक्स का मतलब है पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है। जैसे मैं अक्सर सेंटेंस बोलता हूँ तो बच्चों को फौरन समझ में आ जाती है। जैसे मैं कहता हूँ कि आपके पास द पॉलिटिक्स ऑफ मरियम नवाज। अब जैसे ही आप पॉलिटिक्स ऑफ मरियम नवाज की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब आप पॉलिटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, आप मरियम नवाज की पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब आप इसको पॉलिटिकल एक्टिविटीज, प्लान, स्ट्रेटजीज, स्टेटमेंट्स की सूरत में लेंगे तो फिर आप इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे। हाँ, अगर मैं बोलूं कि पॉलिटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, अब मैं उसको सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं तो देन मैं उसे क्या ट्रीट करूंगा, सिंगुलर ट्रीट करूंगा। तो यहां पर पॉलिटिक्स ऑफ यूएस, यूके एंड रशिया डैश वास्टली डिफरेंट, तो हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा, आर वास्टली डिफरेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, आर होगा। अब जैसे देखिए स्टैटिस्टिक्स का वर्ड है, मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिख देता हूं, मैं बोलता हूं जी द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स अबाउट लिटरेसी डैश बोगस। गवर्नमेंट ने लिटरेसी रेट के लिए जो स्टैटिस्टिक्स दिए हैं ना वो बोगस हैं, वो 2 नंबर हैं, वो फेक हैं, वो जाली हैं, वो क्या फैब्रिकेटेड है, ठीक है। अब यहां पर स्टैटिस्टिक्स को मैं सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं कर रहा, यहां पर मैं स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या ले रहा हूं, जिसको आप उर्दू में क्या बोलते हैं, अदादो शुमार। यहां पर मैं स्टैटिस्टिक्स को क्या बोल रहा हूं, नंबर्स, ठीक है, नंबर्स, अदादो शुमार। तो फिर मैं इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करूंगा, इसको मैं क्या ट्रीट करूंगा, प्लूरल ट्रीट करूंगा। जैसे हम बोलते हैं द इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, तो जब हम इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान बोलते हैं ना तो इसका मतलब इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं है पाकिस्तान का, इसका मतलब पाकिस्तान की पॉलिसीज हैं, इसका मतलब पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल प्लान्स हैं। तो ऐसी सूरत में हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा ये जितने भी सब्जेक्ट्स नेम है, जब आप उनको एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस में तो देन आप उन्हें किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, सिंगुलर के तौर पे। और अगर आप उन्हें जर्नल ट्रांसलेशन के लिए लिखेंगे तो फिर आप उनको किसके तौर पर ट्रीट करेंगे, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। जैसे यहां पे आप पॉलिटिक्स को क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहां पर बेटे क्या चलेगा, आर चलेगा। उसके बाद है ही इज वन ऑफ दीज मैन हु। देखिए मैं आपको रूल ये भी पहले भी बता चुका हूं, रूल कि जहां पर भी वन ऑफ आ जाए, आपने एक बात तो पहले याद रखनी है, जहां पर भी वन ऑफ आ जाए ना तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट है ना वो क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ के साथ आने वाला सब्जेक्ट हमेशा आपने क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। ये पहला रूल है जो आपने याद रखना है वन ऑफ के लिए, ठीक है। जहां पर भी वन ऑफ आएगा आपने वन ऑफ के साथ आने वाले सब्जेक्ट को क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। लेकिन इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, इसको ट्रीट सिंगुलर के तौर पर करना है। यानी कि अगर आप लिखेंगे वन ऑफ माय फ्रेंड तो वन ऑफ माय फ्रेंड नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वन ऑफ माय फ्रेंड्स होगा, और आर नहीं होगा, क्या होगा, इज होगा। वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज कमिंग, वन ऑफ द सिटीज इज, वन ऑफ द कंट्रीज इज, वन ऑफ द लीडर्स इज, वन ऑफ देम इज। नाउन हो प्रोनाउन हो, दोनों सूरतों में आपने इसको क्या ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट करना है। लेकिन लिखना क्या है, प्लूरल लिखना है। और अगर प्लूरल के बाद कोई रिलेटिव केस आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या है, आपके पास विच आ गया, आपके पास डेट आ गया, या आपके पास हु आ गया। अगर रिलेटिव केस आ गया ना तो फिर आपने बेटे इसको सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, फिर आपने इसको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। जैसे यहां पे देखिएगा, यहां पर है वन ऑफ दीज मैन। अगर यहां पर वन ऑफ दीज मैन सिर्फ लिखा हुआ होता ना, हु ना लिखा हुआ होता, तो हम इसको क्या ट्रीट करते, सिंगुलर ट्रीट करते। लेकिन हु लिखा हुआ है यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो यहां पर ही इज वन ऑफ दीज मैन हु, हमारे पास अगर आप अल्फा ऑप्शन देखेंगे आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है। आईएनजी फॉर्म तो हम वैसे ही विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते। उसके बाद न्यूज़ तो कोई फॉर्म ही नहीं होती है, सेकंड फॉर्म के साथ हम एस का एडिशन थोड़ी करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो हम क्या लिखते हैं, नोज। लेकिन चूंकि हमने इसको प्लूरल ट्रीट करना है तो हम नोज नहीं लिखेंगे, बल्कि हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे यहाँ पर क्या होगा, नो होगा। अगर रिलेटिव प्रोनाउन ना होता तो हम वन ऑफ की वजह से इसको सिंगुलर ट्रीट करते, लेकिन चूंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो हम इसको प्लूरल ट्रीट करेंगे। और प्लूरल ट्रीट करने के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा आएगा, नो आएगा। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ₹225 डैश अ लॉट ऑफ मनी। वैसे भी इंडेफिनिट आर्टिकल लिखा हुआ है तो आपको अंदाजा हो ही जाना चाहिए कि इंडेफिनिट आर्टिकल हम लिखते हैं किसके लिए, सिंगुलर के लिए लिखते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप कोई प्राइस बता रहे होते हैं
जब भी आप कोई डिस्टेंस बता रहे होते हैं, जब भी आप मतलब कोई भी चीज़ जो जिसका आप स्टैंडर्ड वर्जन बता रहे होते हैं, ठीक है, जो आप स्टैंडर्ड बता रहे होते हैं ना किसी चीज़ का, तो आपने उसको सिंगुलर ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट नहीं करना। सीमिंग तो कोई टेंस ही नहीं बनता है, विल सीम्स होता ही नहीं है, विल सीम होगा, ये दोनों टेंस ही गलत है। तो हम चूंकि 225 को सिंगुलर ट्रीट करने वाले हैं तो हम सीम नहीं लिखेंगे, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा, सीम्स चलेगा। जैसे आप लिखते हैं ना 10 माइल्स इज लिखते हैं, 50 मिनट्स इज लिखते हैं, इसी तरह ₹225 क्या आएगा, सीम्स आएगा। आप इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। उसके बाद है आई हैव कम। अब देखें कम हमारे पास क्या होगा, अब हम बहुत सारे फ्रेजल वर्ब, मेरा ख्याल है गालबन हम 4-5 फ्रेजल वर्ब पढ़ चुके हैं, और आज जो हम फ्रेजल वर्ब पढ़ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, कम से रिलेटेड है। यहां पर पहले मैं आपका सेंटेंस मुकम्मल कर देता हूं, बाद में फिर हम अपने फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लेते हैं जो कम से रिलेटेड है। आई हैव कम डैश विद द वे। कम डैश विद द वे का मतलब होता है टू इन्वेंट अ मेथड। टू इन्वेंट अ मेथड का मतलब क्या है, कोई नया तरीका बनाना, कोई नया तरीका जहन में आना, कोई नया प्लान बनाना, कोई नई बात सोचना, कोई नया ख्याल सोचना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसके लिए हम जो फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, हम कम के साथ क्या यूज करते हैं, कम अप। कम अप याद रखिएगा हम किसको बोलते हैं, कम अप का मतलब होता है कोई नई बात जहन में आना, कोई नया तरीका जहन में आना, कोई नया ख्याल जहन में आना। तो पहला फ्रेजल वर्ब जो आपने कम के लिए याद रखना है वो क्या है, कम अप, ठीक है। अब जैसे देखें हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब चलते हैं उसमें हमारे पास क्या है जी, कम अप विद। कम अप विद का मतलब क्या है, टू थिंक ऑफ और क्रिएट एन आइडिया, आइडिया के बारे में सोचना। कम अप विद, जैसे हमारे पास यहां पर क्या लिखा हुआ है, कम अप विद। कम अप विद का मतलब नया ख्याल सोचना, आइडिया सोचना। जैसे कहता है शी केम अप विद द स्मार्ट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम, इस मसले के लिए उसके ज़हन में एक नया ख्याल आया। कम अक्रॉस का मतलब होता है कोई चीज इत्तफाकन देखना या इत्तफाकन किसी चीज का मिलना। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड डायरी इन माई कबर्ड, मुझे अचानक अपनी अलमारी में पुरानी डायरी मिली। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, टू फाइंड बाय चांस। फाइंड बाय चांस का मतलब क्या है, बाय चांस का मतलब क्या है, इत्तफाकन किसी चीज का मिलना। उसके बाद है कम बैक। कम बैक आप जानते हैं, कम बैक का मतलब क्या होता है, वापस आना। कम इन का मतलब होता है एंटर होना। कम आउट, वैसे ही जैसे कम इन का मतलब होता है दाखिल होना, कम आउट का मतलब होता है बाहर आना, लेकिन नहीं, फ्रेजल वर्ब में इसका मतलब क्या होता है, टू अपीयर, मतलब सामने आना, एक्सपोज होना, किसी चीज के हकीकत सामने आना, किसी चीज की हकीकत पर रोशनी पड़ना। जैसे हम कहते हैं द ट्रूथ फाइनली केम आउट, आखिरकार ट्रूथ यानी कि सच सामने आ गया ड्यूरिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू के दौरान। वैसे भी पाकिस्तान में आजकल इंटरव्यूज के दौरान ही सच सामने आते हैं, तो हम कम आउट किसको बोलते हैं, सामने आना, ठीक है, एक्सपोज होना। उसके बाद है कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मतलब हमारे पास अगर हम वैसे ट्रांसलेशन के हवाले से देखें तो कम फॉरवर्ड का मीनिंग हमारे ज़हन में कुछ इस तरह आता है कि आगे आना, सामने आना। लेकिन कम फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी की हेल्प के लिए सामने आना, किसी की सपोर्ट के लिए सामने आना, असिस्टेंस के लिए सामने आना, या किसी को इन्फॉर्मेशन देने के लिए सामने आना। जैसे हम बोलते हैं नो बॉडी केम फॉरवर्ड, कोई हेल्प के लिए ना आया, कोई इंफॉर्मेशन के लिए ना आया। टू रिपोर्ट द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का रिपोर्ट करवाने के लिए। उसके बाद है कम अलोंग। कम अलोंग का मतलब होता है साथ आना, तरक्की करना भी होता है। कम डाउन का मतलब होता है किसी चीज का नीचे गिरना, जैसे हम बोलते हैं कीमतें नीचे गिर गई हैं, डिमांड नीचे गिर गई है। इसी तरह कम अप का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना, जैसे अभी हम बोल रहे थे कीमतों के नीचे गिरने को हम क्या बोलेंगे, कम डाउन, और ऊपर जाने को क्या बोलेंगे, कम अप। कम बाय का मतलब होता है हासिल करना, जैसे हम बोलते हैं गुड अपॉर्चुनिटीज आर हार्ड टू कम बाय, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का से फायदा उठाना क्या है, बड़ा मुश्किल होता है। कम इनटू विरासत में मिलना, टू इनहेरिट, टू किस में मिलना, लेजेसी में मिलना, विरासत में मिलना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कम इनटू। कम ओवर का मतलब क्या होता है, किसी के पास मुलाकात के लिए जाना। कम थ्रू का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी चीज के प्रोसेस में से गुजरना, कामयाब होना। इसी तरह कम टू का मतलब क्या होता है, होश में आना, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। जैसे सेंटेंस देखिएगा, ही फेंटेड, वो बेहोश हो गया, बट सून केम टू, लेकिन थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, होश में आ गया। कम टू का मतलब क्या होता है, होश बहाल होना, हवास बहाल होना, होश में आना।
कम ऑफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, टू हैपन सक्सेसफुली, द इवेंट कम ऑफ, कम ऑफ का मतलब क्या होता है, वाक़या होना, रोनमा होना, कामयाबी के साथ किसी तकरीब का पूरा होना, बेटर देन वी एक्सपेक्टेड। अब ये जितने फ्रेजल वर्ब्स हैं ना, इनको आपने अच्छे तरीके से रट्टा मार लेना, इनको अच्छे तरीके से देख लेना आपने, और ये सिर्फ पेपर के लिए ना देखा करें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं कतई तौर पर आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा होता, और मेरी कोशिश होती है, मेरी ख्वाहिश होती, मेरी चाहत होती कि जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ा हुआ है ना, यानी कि अगर आप ज़िंदगी के आखिरी साल में भी हो ना, अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी दराज करे, आप ज़िंदगी के आखिरी साल में भी इंग्लिश में कुछ लिख रहे हो ना, तो आप उस टाइम जब इंग्लिश लिख रहे हो ना, तो आपके ज़हन में ये बात ज़रूर रहे कि मुझे ये जो रूल सिखाया था ना, ये सर अज़ीम ने सिखाया था, ये जो ग्रामर की बात बताई थी सर अज़ीम ने बताई थी, ये जो वर्ड बताया था सर अज़ीम ने बताया था। मतलब मैं सिर्फ आपको वर्बल रीजनिंग के हवाले से नहीं पढ़ाना चाहता, मेरी कोशिश ये होती है कि मेरे से जो भी स्टूडेंट पढ़े, जैसे एमडी कैट के स्टूडेंट्स पढ़ते, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं अपने इदारे में और ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि उनकी पर्सनैलिटी पर, उनकी राइटिंग में, उनकी थिंकिंग में मेरी एक छाप रहनी चाहिए। मतलब कामयाबी भी यही होती है। पेपर में तो पास करवा ही देते, पेपर में तो हर टीचर पास करवा देता, हर बंदा पास करवा देता, लेकिन इंस्पिरेशन चीज़ होती है, आपको इंस्पिरेशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए चीज़ मुझे फलां टीचर ने बताई थी। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो मैं आपको एक्स्ट्रा थोड़ी इसलिए बताता हूँ कि आप अगर अपनी पूरी ज़िंदगी में इंग्लिश लिखने बैठे ना, तो ये चीज़ें आपने अपनी प्रैक्टिकल इंग्लिश का हिस्सा भी बनानी है, ठीक है। तो आगे चलेंगे। मैनी पीपल स्टिल बिलीव। अब देखें, बिलीव के साथ आप हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, इन यूज करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसी तरह अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए हमेशा की तरह आपके लिए चीज़ों को आसान बनाने के लिए, आपके लिए चीज़ों को आसानी के साथ अरेंज करने के लिए मैंने क्या किया, जहां जहां पर भी इन आता है वो वर्ड्स आपको निकाल दिए। जैसे देखें, बिलीव के साथ क्या आता है, इन आता है, फेथ के साथ इन आता है, यकीन करना, ईमान रखना, अकीदा रखना, ट्रस्ट के साथ भी इन आता है, होप के साथ भी इन आता है, कॉन्फिडेंस इन होता है, ठीक है। किसी चीज़ पर क्या होना, किसी चीज़ पर यकीन होना। उसके बाद आपके पास क्या है, इंटरेस्ट होता है, किसी चीज़ में दिलचस्पी होना। पार्टिसिपेट होता है, किसी जगह पर किसी चीज़ में शमूलियत इख्तियार करना। इंगेज होता है, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, मसरूफ़ होना। स्पेशलाइज होता है, किसी चीज़ में अपनी स्पेशलिटी, स्पेसिफिक फील्ड में फोकस करना। सक्सीड इनका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में कामयाब होना। परसिस्ट इनका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर अड़े रहना, कायम रहना। इन्वेस्ट इनका मतलब क्या होता है, किसी जगह में किसी चीज़ पर अपना टाइम, अपनी कोशिश, अपनी मेहनत क्या करना, इन्वेस्ट करना, लगाना फ़ायदे के लिए। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन सब के साथ इन आता है। जैसे एक दफ़ा रट्टा मार लें, रैप सीजन बना लें आप, इसका कोई रैप सॉन्ग बना लें। जैसे हम बोलते हैं, बिलीव इन होता है, फेथ इन होता है, ट्रस्ट इन होता है, होप इन होता है, कॉन्फिडेंस इन होता है, इंटरेस्ट इन होता है, पार्टिसिपेट इन होता है, इंगेज इन होता है, स्पेशलाइज इन होता है, सक्सीड इन होता है, परसिस्ट इन होता है, इन्वेस्ट इन होता है। तो अगर आप इस तरह एक दफ़ा इनको याद कर लेंगे ना सारे वर्ड्स को, और अगर आप बाकायदा तौर पर बैठकर रट्टा नहीं भी मारेंगे ना, मुझे इतना यकीन है कि जब आप इसको 1 2 3 दफ़ा पढ़ ही लेंगे ना सिर्फ और सिर्फ, तो ये आपको सारी ज़िंदगी के लिए भूलने नहीं वाले हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनके साथ इन आता है। जिस तरह बिलीव के साथ इन आता है, इसी तरह फेथ, ट्रस्ट, होप, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, पार्टिसिपेट, इंगेज, स्पेशलाइज, सक्सीड, परसिस्ट, इन्वेस्ट के साथ भी क्या आता है, इन आता है। उसके बाद देखिएगा, द रेड चर्च इज एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाक़या होना, ठीक है, बिल्कुल साथ वाक़या होना। और इसके साथ प्रेपोजिशन कौन सा यूज होता है बेटे, टू का प्रेपोजिशन यूज होता है। तो हमारे पास वर्ड होता है एडजेसेंट टू। एडजेसेंट टू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साथ में वाक़या होना। एक तो होता है ना नियर होता है, नियर होता है करीब वाक़या होना, नियर करीब होता है। यहाँ बोलते हैं बिसाइड, ठीक है। बिसाइड भी हमारे पास क्या होता है, करीब होता है। जैसे हम बाय का वर्ड भी यूज करते हैं कि वो उसके पास है, उसके करीब है। जो पैकेज है वो दरवाजे के पास पड़ा हुआ है, द पैकेज इज लेइंग बाय द डोर, नियर बाय द डोर, बिसाइड बाय द डोर। तो करीब के लिए तो हम ये वर्ड यूज करते हैं, लेकिन बिल्कुल साथ होना, दीवार के साथ दीवार होना, ठीक है, इकट्ठी दीवार होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट टू बोलते हैं। और उसी तरह अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए जिस जिसके साथ टू आएगा वो वर्ड्स हम निकाल लेंगे। एडजेसेंट के साथ क्या आता है, टू आता है।
अकस्टम टू होता है, ये तो आपने पढ़ा भी था, बहुत सारे वर्ड्स आपने पढ़े हैं। अवर्स टू होता है, अकस्टम टू होता है, ऑपोजिट टू होता है, कमिटेड टू होता है, लुक फॉरवर्ड टू होता है, विद द व्यू टू होता है, यूज टू होता है। ये वो वर्ड हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़े हुए हैं, प्रेपोजिशन के अलावा। अलर्जिक टू होता है, किसी चीज से एलर्जी होना। डेडिकेटेड टू होता है, किसी चीज के लिए अपने आप को वक्फ करना। डिवोटेड टू भी वक्फ करना होता है। सिमिलर टू मतलब होता है एक जैसा। इंफीरियर टू, सुपीरियर टू। देखें ये जितने भी IOR वाले वर्ड्स होते हैं ना, जिनको हम लैटिन एडजेक्टिव्स बोलते हैं, जैसे हमारे पास सीनियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, और इसके साथ आपके पास दो वर्ड्स और भी होते हैं, आपके पास रेफर होता है, प्रेफर होता है। ये सारे वर्ड्स के साथ आप हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। सीनियर टू होगा, जूनियर टू होगा, इंफीरियर टू होगा, एक्सपीरियर टू होगा, रेफर टू होगा, प्रेफर टू होगा, पोस्टीरियर टू होगा, प्रायर टू होगा। उसके बाद आपके पास जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन सब के साथ जितने भी वर्ड्स IOR पे खत्म होते हैं, इनको हम लैटिन एडजेक्टिव्स बोलते हैं, इनके साथ टू आता है। उसके बाद कमिटेड टू, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपने रूल में भी पढ़ा हुआ है। ओपन टू होता है किसी चीज के बारे में सोचने के लिए रजामंद होना। अपोज टू होता है मुखालफत करना। रिस्पॉन्सिबल टू होता है जिम्मेदार होना, किसी के सामने जिम्मेदार होना। मैंने आपको दो प्रेपोजिशंस पहले भी लिखवाई हैं। देखिए हमारे पास था रिस्पॉन्सिबल टू, आपने बोला था ना रिस्पॉन्सिबल टू। रिस्पॉन्सिबल टू का मतलब हमारे पास क्या था? किसी शख्स के सामने, किसी हस्ती के सामने, किसी के सामने जवाब देना। और रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब क्या है आपके पास? रिस्पॉन्सिबल फॉर का मतलब है आपके पास किसी अमल के लिए जवाब देना, किसी काम के लिए जवाब देना। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं आंसर टू। आंसर टू का मतलब क्या होता है? किसी के सामने जवाब देना। और आंसर फॉर का मतलब क्या होता है? किसी काम के लिए जवाब देना। तो जब भी आपने देखना है, रिस्पॉन्सिबल टू होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, आंसर टू होता है, आंसर फॉर होता है, सब्जेक्ट टू होता है, ठीक है, थैंकफुल टू होता है, ओब्लीवियस टू होता है। ओब्लीवियस टू होता है क्या होता है? बेखबर होना, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स को आपने याद रखना है। इनके साथ कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? टू आएगा। एडजसेंट टू आएगा, अकस्टम टू आएगा, अलर्जिक टू आएगा, डेडिकेटेड टू आएगा, डिवोटेड टू आएगा, सिमिलर टू आएगा, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, उसके बाद सीनियर टू, जूनियर टू, प्रायर टू, पोस्टीरियर टू, ये जितने भी वर्ड्स होंगे, रेफर टू, प्रेफर टू आएगा, कमिटेड टू आएगा, ओपन टू, अपोज टू, रिस्पॉन्सिबल टू, सब्जेक्ट टू, थैंकफुल टू, ओब्लीवियस टू। ये जितने सारे वर्ड्स हैं इनको ट्रांसलेशन के साथ आपने याद रखना है। इन सब के साथ आपके पास कौन सा प्रेपोजिशन यूज होगा? टू यूज होगा। उसके बाद आगे चलेंगे जी क्वेश्चन नंबर 11 पे। द आर्टिस्ट पेंटिंग रिच इन सिंबलिज्म। रिच इन सिंबलिज्म का मतलब क्या है? फुल ऑफ, फुल ऑफ, भरी हुई है। किस चीज से भरी हुई है जी? किस चीज से फुल है? सिंबलिज्म से और डिटेल से। डैश एडमिरेशन फ्रॉम, एडमिरेशन का मतलब क्या होता है? तारीफ हासिल करना, ठीक है, एडमिरेशन फ्रॉम क्रिटिक्स वर्ल्ड वाइड। क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है? तनकीद करने वाले। अब देखें, हैव इवोकिंग तो कोई टेंस ही नहीं होता, ठीक है। हैज इवोक भी कोई टेंस नहीं होता, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो जो कि हम बात कर रहे हैं रिच इन सिंबलिज्म, हम पेंटिंग के बारे में एक जनरल ट्रूथ की बात कर रहे हैं कि आर्टिस्ट की पेंटिंग को पूरी दुनिया में जो तनकीद नगार है उनसे भी तारीफ मिलती है। तो इसका मतलब हम इसको पास्ट में नहीं लिखेंगे, हम इसको किस में लिखेंगे? प्रेजेंट में लिखेंगे। और वैसे भी याद रखिएगा, सेंटेंस में जब तक पास्ट का कोई कीवर्ड नहीं होगा ना, तब तक आपने किसी सेंटेंस को पास्ट में लिखना नहीं है। याद रखिएगा, तब तक आपने किसी भी सेंटेंस को पास्ट में नहीं लिखना जब तक उस सेंटेंस में कोई क्लियर कीवर्ड नहीं होता आपके पास। किसका? पास्ट का कीवर्ड नहीं होता। जैसे इस सेंटेंस में हमारे पास कोई पास्ट का कीवर्ड नहीं है, तो हम इसको जनरल ट्रूथ लेंगे और हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा? चार्ली। उसके बाद चलेंगे बेटे आप क्वेश्चन नंबर 12 पे। कंसिडरिंग ही चीटेड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। उसने क्या किया है? मोस्ट, जो साल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है उसको क्या किया है? चीट किया, उसमें नकल किया है, धोखा किया है, फ्रॉड किया है। तो रिसीविंग एन ऑटोमेटिक जीरो, उसको ऑटोमेटिकली क्या दिया गया है? जीरो मिला है। तो ये क्या लगता है जी? ये सजा है। जैसे डेफिनेटली अगर कोई बंदा अपने एग्जाम में चीटिंग करेगा तो ये, और उसको जीरो दिया जाएगा, तो ये ब्रूटल पनिशमेंट तो नहीं होगी, ये अनफेयर पनिशमेंट तो नहीं होगी, ये यूजलेस पनिशमेंट नहीं होगी और अनथिंकेबल पनिशमेंट नहीं होगी। बल्कि इस पनिशमेंट को हम क्या बोलेंगे कि ये कौन सी पनिशमेंट है? ये एक एप्रोप्रिएट पनिशमेंट है। आप नकल करके, धोखा करके, फ्रॉड करके, चीज़ों को फैब्रिकेट करके
آپ کیا کریں گے, آپ کسی کا حق ماریں گے, کسی کی پوزیشن لیں گے, کسی کی سیٹ لیں گے. اس کا مطلب اگر آپ کو زیرو ملا ہے, آپ کو سزا ملی, تو یہ اپروپریٹ ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی, ڈیو ٹو دا ڈیش آف ہریکینز. ہریکین آپ بولتے ہیں کس کو بولتے ہیں, طوفان کو بولتے ہیں. نیئر دا کوسٹ, کوسٹ کا مطلب کیا ہے, ساحل سمندر. اب بیچ ہاؤس مسٹ ہیو وال ٹو پریونٹ اٹ, ٹو پریونٹ اٹ فرام کلیپسنگ. کلیپسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کلیپس کا مطلب کیا ہوتا ہے, گرنے سے, ٹوٹنے سے. اب اگر آپ کسی چیز کو گرنے یا ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہو تو آپ ویک یا نارمل دیواریں تو نہیں بنائیں گے نا, فلمزی دیواریں تو نہیں بنائیں گے. فلمزی کا مطلب یہ کیا ہوتا ہے, ویک کو بولتے ہیں, خراب کو ہم بولتے ہیں. آپ کی دیوار یا تو ہائی ہوگی یا کیا ہوگا, سٹڈی ہوگی, مضبوط ہوگی, اونچی ہوگی. اس کے بعد ڈیو ٹو دا ڈیش آف ہریکینز. اب ڈیو ٹو دا اماؤنٹ آف ہریکینز تو نہیں نا ہوگا, آپ کے پاس ہریکینز لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہم لکھیں گے پریولنس. پریولنس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایکسپیکٹیشن, آتے رہنا, ہوتے رہنا. تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن بیٹے کیا ہوگا, ہمارے پاس کریکٹ آپشن ہوگا ڈیلٹا. ڈیو ٹو دا پریولنس آف ہریکینز نیئر دا کوسٹ a beach house must have dash walls. ڈیش والز کا مطلب کیا ہے, sturdy walls. کریکٹ آپشن آپ کے پاس کون سا چلے گا, ڈیلٹا. اس کے بعد ہے آفٹر ہیز ڈیش ان دا الیکشن. اب آفٹر ان الیکشن نیو میئر, جب آپ بات ہی نیو میئر کی کر رہے ہیں, آفٹر الیکشن کی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کس کی بات کریں گے کہ الیکشن میں لازمی طور پر کسی کو کیا ملے گی کہ وہ نیو میئر بنے گا. کوئی الیکشن جیتے گا تو میئر بنے گا نا, تو جب الیکشن جیتے گا تو اس کا مطلب وی آر ٹاکنگ اباؤٹ آفٹر ہیز وکٹری. ٹھیک ہے, آفٹر ہیز وکٹری ان دا الیکشن. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے, اڈاپٹیڈ این اورا آف ڈیٹ. اورا یاد رکھیے گا پرسنالٹی کو بولتے ہیں, ویسے تو اورا ڈفرینٹ ورڈ یوز ہوتا ہے, اور آج کل سوشل میڈیا کے توسط سے اورا ایک بالکل ڈفرینٹ کانٹیکسٹ میں یوز کیا جاتا ہے ورڈ. ٹھیک ہے. ویسے اگر آپ ایکچوئل میں بات کریں کہ سر اورا کی جو ہمارے پاس اورا کا ورڈ ہے, ایکچوئل جو ہمارے پاس اورا کا ورڈ ہے اس کا ڈکشنری میننگ کیا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہوتے ہیں نا, ایک ہمارے پاس ڈکشنری میننگ ہوتا ہے, ایک ہمارے پاس بیک گراؤنڈ میننگ, کانٹیکسچوئل میننگ یا کلچرل میننگ ہوتا ہے. جیسے اورا کا جو ڈکشنری میننگ ہے نا, اورا کا ڈکشنری میننگ ہے ایئر, اورا کا ڈکشنری میننگ ہے ایٹموسفیئر. ٹھیک ہے. لیکن اگلے دن میں سن رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, کوئی خاتون تھی بڑی, وہ آج کل وہ میں نے 2 4 5 7 ویڈیوز دیکھے ہیں, اور ایک 2 4 لوگ بھی ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بڑے وہ پامسٹ, ایسٹرونومر, ایسٹرولوجسٹ, پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو فیوچر بتانے والا, توبہ نعوذ باللہ, جو ہمارے اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے, وہ بنا کر بالکل حرام ہے ان کے پاس جانا اور ان سے اپنی فیوچر کے بارے میں پوچھنا. تو وہ اپنے آپ کو اس طرح وہ کہہ دی آپ کا اورا بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے, آپ یہ کریں آپ کا اورا سٹرونگ ہو جائے گا, آپ یہ کریں. آپ وہ مطلب وہ اورا کو کس سینس میں لے رہے ہیں, وہ اورا کو سینس اس سینس میں لے رہے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی, آپ کا روب, آپ کا دبدبہ, آپ کی پوزیٹیوٹی. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بیٹے عمال سے ہوتی ہیں, یہ ساری چیزیں ایکشن سے ہوتی ہیں. وداؤٹ ایکشن, وداؤٹ عمل آپ کی پرسنالٹی ڈیولپ نہیں کر سکتی. مطلب اگر میں عمل نہیں کر رہا نا, میں با عمل نہیں کر رہا, تو میری الفاظ میں بھی پاور نہیں ہوگی, میرے الفاظ میں بھی طاقت نہیں ہوگی. اگر آپ اپنے الفاظ میں, اپنے طاقت میں, اپنے ایکشن میں طاقت چاہتے ہیں تو آپ کو با عمل ہونا پڑے گا. یہ اورا شورا یہ سب سوشل میڈیا کے ڈھکوچلے ہیں, یہ بھی بس باتیں بنانے کے لیے فضول قسم. مجھے بہرحال ایک علیحدہ بات ہے, اس کو چھوڑے پھر کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. کسی دن سیشن رکھیں گے, لائیو سیشن رکھیں گے, اس میں ہم کب پڑھائی کی بالکل بات نہیں کریں گے, اس میں ہم انشاءاللہ بالکل گپ شپ کریں گے سب بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ, انشاءاللہ اچھی گپ شپ کریں گے. اس میں صرف پھر ہم جنرل باتیں کریں گے, مزے مزے کی باتیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ میں صرف پڑھاتا رہتا ہوں, کوئی مطلب ٹیچر آدمی, بور آدمی ہوں. میں بڑا خوش مزاج, اچھے مزاج والا, بڑا ہیومرس بندہ ہوں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی دن گپ شپ والا کوئی لائیو سیشن رکھیں گے, اس میں پھر ہم گپ شپ کریں گے, ان ساری فضولیات پھر ہم بات کریں گے. آگے چلتے ہیں جی. تو ہمارا کریکٹ آپشن بیٹے کیا ہوگا, ہمارا کریکٹ آپشن ہوگا وکٹری اور ایروگینس. آفٹر ہز وکٹری ان دا الیکشن دا نیو میئر اڈاپٹیڈ این اورا آف ڈیٹ ڈسپلیزڈ. جب آپ ڈسپلیز کی بات کر رہے ہیں کہ بہت سارے ووٹرز کو آپ نے ڈسپلیز کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کیا بنے ہیں, ایروگینس آپ نے حاصل کی ہے. ہی واز ٹو پراؤڈ ٹو لسن ٹو دا سٹیزنز اینی مور. ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کے پاس بلینک یہاں پر ہونا چاہیے, این اورا آف ایروگینس. کریکٹ آپشن آپ کے پاس کیا ہوگا بیٹے, ایٹا ہوگا. اس کے بعد آپ کے پاس ہے 15. ٹریناز پیرنٹس آر concerned with how dash she has become summer.
वो समर के दौरान क्या बन गई है, दे आर ट्राइंग टू फाइंड मोर एक्टिविटीज टू ऑक्यूपाई हर टाइम। वो क्या कर रहे हैं, वो उसके लिए एक्टिविटीज ढूंढ रहे हैं। एक्टिविटीज ढूंढने का मतलब आप एक्टिविटीज किस बंदे के लिए ढूंढेंगे, जो फिट होगा उसके लिए एक्टिविटीज तो ढूंढा नहीं जाएगा, जो एक्टिव होगा वो तो पहले ही एक्टिव है, उसके लिए एक्टिविटीज क्या ढूंढनी है। प्रोडक्टिव या एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब जो पहले से मसरूफ है किसी काम में, उसके लिए तो आप एक्टिविटीज नहीं ढूंढेंगे ना। एक्टिविटी आप किसके लिए ढूंढेंगे, जो आइडल है। आइडल का मतलब क्या है, जो क्या बन गया है, लेजी बन गया है, जो क्या बन गया है, स्लगिश बन गया है, जो क्या बन गया है, वर्क शिरकर बन गया, काम चोर बन गया है, मेरी तरह का, ठीक है, हड्ड राम बन गया, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं। तो हमारे पास जो बेकार हो गया ना, लेजी बन गया, स्लगिश बन गया, तो उसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है आफ्टर योज एंड वेंडी गेट मैरिड दे आर गोइंग टू ओपन अ डैश बैंक अकाउंट सो डैट दे कैन शेयर एक्सपेंस। जब आपने शेयर करना है तो डेफिनेटली आप इंडिविजुअल तो नहीं खुलाया अकाउंट ओपन करवाएंगे, सेपरेट तो नहीं करवाएंगे, इंडिपेंडेंट या सीक्रेट तो नहीं करवाएंगे ना। जब आप चीज़ें शेयर करना चाहते हैं तो हम चीज़ों को कहाँ पर लाते हैं, ज्वाइंटली लाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली चलेगा। उसके बाद है जी बेटे हमारे पास एनर्जी, और जैसे हम एनर्जी के बारे में बात करते रहते हैं कि एनर्जी हमारे पास क्या होता है, लॉजिकल रिलेशन होता है दो वर्ड्स के दरमियान। हमें सिर्फ जो पेयर दिया गया होता है उसका लॉजिकल रिलेशन ढूंढना होता है, अपने जहन में कुछ ब्रीफ सेंटेंस बनाना होता है, और ब्रीफ सेंटेंस बनाने के बाद हमने क्या करना होता है, हमने उसका करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। ऐसे करते हैं ना आप, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर हमारे पास पहला जो हमारा एनर्जी है वो है काम और पीसफुल। अब काम और पीसफुल आप समझते ही हैं कि काम और पीसफुल एक दूसरे का क्या है, सिनोनिम्स है। जब भी हम एनर्जी की बात करेंगे ना, तो जो सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा दिए जाने वाले एनर्जी के रिलेशंस आते हैं। सबसे ज़्यादा दिए जाने वाले एनर्जी के रिलेशंस कौन से होते हैं, सबसे ज़्यादा हमने देखा है कि एनर्जी के जो रिलेशन आते हैं वो सिनोनिम एनर्जी के रिलेशंस आते हैं, वो एंटोनिम्स एनर्जी के रिलेशन आते हैं, वो टूल एनर्जी के रिलेशन आते हैं, पार्ट एनर्जी के रिलेशन आते हैं। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मैं आप लोगों से वादा नहीं करता, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं चलें, बल्कि मैं अभी आप लोगों से वादा भी कर लेता हूँ कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मॉक टेस्ट के दौरान ही ना एक कंप्लीट लेक्चर आपको दूंगा, और वो कंप्लीट लेक्चर किसके ऊपर होगा, एनर्जी। और एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी में जितनी तरह के भी रिलेशंस हो सकते हैं ना, लॉजिकल रिलेशंस हो सकते हैं एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन तो हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। मतलब हमने 20 टेस्ट करने हैं, तो हर टेस्ट में अगर हमने 10 क्वेश्चन किए तो हमने 200 क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया ना, मोर देन इनफ है। पेपर में हमने देखा ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाले, आसान ही होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरा एक लेक्चर रखेंगे किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, जिसमें हम एनर्जी पर बात करेंगे। एनर्जी में जितने भी तरह के लॉजिकल रिलेशन हो सकते हैं ना, उस पर बात करेंगे। गालबन एक बेटा भी था, मुझे अब उसका नाम याद नहीं है, उस बेटे ने ना मुझे कुछ रिलेशन सेंड भी किए थे, कोई 20 25 30 तरह के रिलेशन थे कि सारे इनको एक्सप्लेन कर दे। तो बेटे परेशान नहीं हो, मैं वो 20 25 को छोड़े, मैं 40 50 को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। इंशाल्लाह हम जल्दी एक लेक्चर रखेंगे एनर्जी के ऊपर कंप्लीट। उसके बाद चलेंगे जी, आसान से क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, तो मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता जा रहा हूं। जिस तरह काम और पीसफुल एक दूसरे का सिनोनिम होता है, इसी तरह साइलेंट और क्वाइट भी एक दूसरे का क्या होता है, हमारे पास एक दूसरे का क्या होता है, सिनोनिम होता है। एंग्री और फ्यूरियस, आपको ये भी लग रहा होगा कि यार एंग्री और फ्यूरियस भी तो एक दूसरे का सिनोनिम है, तो याद रखिएगा एंग्री इज समथिंग एल्स। जब किसी ने आपकी बात नहीं मानी है, जब आप किसी से नाराज हैं, नाराज होना एक और चीज होती है, फ्यूरियस होना एक और चीज होती है। फ्यूरियस आप बोलेंगे कि फ्यूरियस क्या उसको बोलेंगे आप कि फ्यूरियस इंटेंसिटी है किसकी, एंग्री की, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हमने लास्ट टाइम बोला था कि वॉक और जॉग, ठीक है, कि जॉगिंग जो है ये इंटेंसिटी है किसकी, जब आप थोड़ी तेजी से वॉक कर रहे होते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, जॉग बोलते हैं, जॉगिंग बोलते हैं। इसी तरह जब आप थोड़े ज्यादा नाराज होते हैं तो आप उसको फ्यूरियस बोलते हैं, एक दूसरे का सिनोनिम नहीं है, ठीक है। हाँ, एंग्री का सिनोनिम अगर हो सकता था, एंग्री का सिनोनिम हमारे पास होता अगर एंग्री के साथ कौन सा वर्ड होता, अपसेट का वर्ड होता, फिर हम जरूर लिखते एंजाइटी का वर्ड होता, परेशान नाराज होने का वर्ड होता। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद हमारे पास शार्प और डल। शार्प और डल एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, एंटोनिम्स है। तो इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ब्राइट और डिम भी एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है हमारे पास, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन आप देखेंगे ना,
बड़ी मज़े की एनर्जी है, याद रखिएगा। टीचर की प्रोडक्शन क्या होती है, टीचर की प्रोडक्ट क्या होती है, स्टूडेंट। यानी कि मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूँ एज अ टीचर, बीइंग अ टीचर, मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूँ, स्टूडेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ। आप रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, आप आगे एक ज़िंदगी में कुछ काम करेंगे, सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए, मज़हब के लिए, फैमिली के लिए, जिसके लिए भी काम करेंगे इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे। तो जिस तरह टीचर की प्रोडक्ट क्या होती है, टीचर की प्रोडक्ट होती है उसके स्टूडेंट, ठीक है। किसकी होती है, टीचर की प्रोडक्ट क्या होती है, उसके स्टूडेंट होते हैं। टीचर क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है, स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसी तरह फार्मर किस पे काम कर रहा होता है, क्रॉप्स पे काम कर रहा होता है। तो जो रिलेशन टीचर और स्टूडेंट्स का होता है ना, वही रिलेशन किसका होता है, फार्मर और क्रॉप्स का होता है। जिस तरह टीचर स्टूडेंट पे काम कर रहा होता है, इसी तरह फार्मर किस पे काम कर रहा होता है, क्रॉप्स पे काम कर रहा होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है चैप्टर और बुक। जिस तरह चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ बुक, इसी तरह जो फूल होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, डिफरेंट चैप्टर से मिलकर क्या बनता है, बुक बनती है। और डिफरेंट पेटल से मिलकर क्या बनता है, फ्लावर बनता है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अल्फा होगा। इंजन ड्राइवर का रिलेशन नहीं बनता, लीफ फॉरेस्ट का रिलेशन नहीं बनता, कैमरा लेंस का रिलेशन नहीं बनता। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, अल्फा। उसके बाद है एक्स और वुड कटर। एक्स और वुड कटर का रिलेशन क्या है, टूल रिलेशन है कि वुड कटर एक्स को यूज करता है किसके तौर पर, टूल के तौर पर, क्या करने के लिए, काटने के लिए। इसी तरह स्कैल्पल यूज करता है सर्जन, क्या करने के लिए, काटने के लिए, चीरने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद स्मोक और फायर है। स्मोक निकलता है किस में से जी, फायर में से। ये शायद हमारे पास पहले भी क्वेश्चन आया। इसी तरह जिस तरह नहीं, हाँ उसमें आंसर हमारा कुछ और था। जिस तरह स्मोक निकलता है किस में से, फायर से। इसी तरह जो हमारे पास रेन निकलती है, रेन, इस तरह हमारे पास क्या बोलेंगे, सैंड, बीच, इलनेस, मेडिसन, क्लाउड, रेन। जिस तरह हमारे पास फायर से स्मोक निकलता है, इसी तरह नहीं, इसको छोड़ें इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन हमारे पास कोई मज़े का नहीं है, ठीक है, इसको निकाल दें। उसके आगे बात चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे, शावर रेन, ठीक है। तो शावर रेन का मतलब हमारे पास क्या है कि बारिश की एक तरह को हम क्या बोलते हैं, रेन की एक तरह को हम क्या बोलते हैं, शावर बोलते हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही होती है, हल्का हल्का पानी आ रहा होता है नीचे, हल्के हल्के छोटे छोटे कतरे आ रहे, तो हम उसको क्या बोलते हैं, शावरिंग बोलते हैं, रेन की शावर बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरह जब आप क्या करते हैं, जब हल्की सी हवा चल रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हवा को क्या बोलते हैं, ब्रीज बोलते हैं। जिस तरह हल्की बारिश को शावर बोला जाता है, इसी तरह हल्की हवा को क्या बोला जाता है, ब्रीज बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, चार्ली। उसके बाद आउल और नाइट। जिस तरह आउल क्या करते हैं जी, नाइट में, आउल क्या करते हैं नाइट में काम, मतलब क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, हैबिटेट है कि वो रात को निकलता है। मतलब आउल की, उल्लू की एक खास जो एसोसिएशन है वो बना दी गई है किसके साथ, नाइट के साथ, कि वो रात को निकलता है, रात को शिकार करता है, रात को उसको नजर आता है, ब्ला ब्ला जो भी है। इसी तरह हमारे पास कैमल की जो एसोसिएशन है वो किसके साथ बना दी गई है, डेजर्ट के साथ। और हमें आपको पता भी है कि कैमल को क्या बोला जाता है, सहरा का जहाज बोला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद कॉटन क्लॉथ। कॉटन क्लॉथ हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है कि कॉटन इज अ रॉ मटेरियल ऑफ क्लॉथ। कॉटन से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। तो हम क्या बता रहे हैं, हम रॉ मटेरियल बता रहे हैं फिनिश गुड का। तो इसी तरह हमारे पास वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। सॉइल से ट्री तो नहीं बनता ना, वाटर से फायर तो नहीं बनता, गोल्ड से स्टोन तो नहीं बनता। जिस तरह कॉटन से क्लॉथ बनता है, इसी तरह वुड से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है। मंडे ट्यूसडे, ठीक है, मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है। यानी कि हम एक सीक्वेंस बता रहे हैं, ठीक है, कंजेक्टिव सीक्वेंस बता रहे हैं हम। और इसी तरह 1-2 से बड़ा कंजेक्टिव सीक्वेंस कोई नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा समर और विंटर, लेकिन आपको पता दरमियान में एक और मौसम, 4 मौसम आते हैं ना, तो समर के फौरन बाद विंटर नहीं आता, दरमियान में स्प्रिंग भी आता है गालबन, या ऑटम आता है। नहीं, ऑटम तो विंटर के बाद आता है ना, समर के बाद स्प्रिंग आता है, फिर विंटर आता है, फिर ऑटम आता है। तो दो नाम तो लिखे गए हैं वेदर्स के, लेकिन ये कंजेक्टिव नहीं है। कंजेक्टिव क्या है, 1-2। जिस तरह मंडे ट्यूसडे, इसी तरह क्या है, 1-2। इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, डेल्टा चलेगा। उसके बाद है आपके पास बेटे रीडिंग कंप्रीहेंशन। और रीडिंग कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन 1 है हमारे पास, द मेन कंफ्लिक्ट डिस्कस्ड इन द पैसेज। तो ये पैसेज के स्टार्ट में हमें बताया गया है, द टेंशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल preservation has become one of the most pressing issue of the modern world। यानी कि उसको दुनिया का सबसे ज़रूरी, सबसे अहम इशू बनाकर जो पेश किया गया, वो किसको किया गया है,
द टेंशन बिटवीन ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। इकोलॉजिकल याद रखिएगा, कुछ जो भी चीज अर्थ से रिलेटेड होती है ना हम उसको इकोलॉजिकल बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं अर्थ को एक तरह का। उसके बाद हम बोलते हैं सपोर्टर्स ऑफ रैपिड डेवलपमेंट, बिलीव दैट। सपोर्टर्स क्या बोलते हैं जी, रैपिड, बड़ा आसान है। प्रोपोनेंट्स, अब देखें रीडिंग कंप्रीहेंशन में ना आपको इस तरह थोड़ा सा परेशान जरूर किया जा सकता है, परेशान तो नहीं बोलेंगे, डेफिनेटली उसको टेक्निकल बनाना है, क्वेश्चन बनाना है तो कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। अब क्वेश्चन में जो वर्ड यूज किया गया ना वो यूज किया गया सपोर्टर्स का, और यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ना वो उसका सिनोनिम यूज किया गया प्रोपोनेंट्स, और प्रोपोनेंट्स ही हम किसको बोलते हैं, सपोर्टर्स को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो कहता है सपोर्टर्स ऑफ रैपिड डेवलपमेंट आर्ग्यू दैट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को खत्म करना, जड़ से उखाड़ फेंकना, विदाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर आप पॉवर्टी को खत्म नहीं कर सकते। ये जो डेवलपमेंट के जो रैपिड डेवलपमेंट यानी कि तेज तरक्की के जो सपोर्टर्स हैं उनका क्या कहना है कि पॉवर्टी एंड्स थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि आप अगर गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, पॉवर्टी को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी होगी। और पैराग्राफ से हट के मैं बात कर रहा हूँ, मेरा अपना यही ख्याल है कि जब तक आप इंडस्ट्री नहीं लाएंगे, जब तक आप बिजनेस नहीं लाएंगे, जब तक आप प्रोडक्शन नहीं लाएंगे ना, तब तक आप पॉवर्टी को हटा नहीं सकते। ये गवर्नमेंट ने, मैं मतलब बड़ी सख्त मुखालफत करता हूँ इस बात की, जो गवर्नमेंट क्या करती है जी, हम 3,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं गरीब खानदानों को, गरीबों को, अमीरों को, तो ये इंतहाई गलत तरीकाकार है। ये कतई तौर पर ना तो कोई इकोनॉमिक्स के हिसाब से एक अच्छा तरीकाकार है, ना ही शरई लिहाज से एक अच्छा तरीकाकार है। फ़कीर बना रहे हैं हमारी कौम को कि काम ना करो, ये लो पैसे लो, घर बैठ जाओ। अब इंडस्ट्री लाएं, काम करें, बिजनेस लाएं, काम करें, प्रोडक्शन करें, रोज़गार बढ़े, कारोबार हो, तो तब ही पॉवर्टी खत्म हो सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों को इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप लोग कल के लीडर्स हैं, और ये बातें आपको पढ़ाई इसलिए जाती है, सिर्फ क्वेश्चन हल करने के लिए नहीं पढ़ाई जा रही होती किताबों में, आपको ये बताई जा रही होती है ताकि आपका जहन बने कि कल को जब आपने इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने लिए कुछ करना ना, तो आपको पता हो कि आपने करना क्या है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, बड़ी जरूरी होती है। क्रिटिक्स अपोज दिस व्यू बिकॉज, क्रिटिक्स इसको क्यों करते हैं, अच्छा क्रिटिक्स होते हैं उनका काम ही तनकीद करना होता है, तो वो हमारे पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी क्रिटिक्स की बात सुन लें। क्रिटिक्स तो फिर क्रिटिक्स ही होते हैं ना। काउंटर डैट, काउंटर का मतलब होता है वो उसका जवाब देते हैं, डैट सच लॉजिक इग्नोर्स इरिवर्सिबल डैमेज। इरिवर्सिबल डैमेज मतलब ऐसा नुकसान जिसको फिर सुधारा नहीं जा सकता। स्पेशीज एक्सटिंक्शन, ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इसकी वजह से नस्लें खत्म हो रही हैं जी जानवरों की, इसलिए इंसान चाहे भूखे मर जाए। क्लाइमेट डिसरप्शन, पूरा क्लाइमेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, कैन नॉट सिंपली बी रिपेयर्ड। अच्छा पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी कि उनका सारे का सारा जोर किस चीज़ पे है, कि वो कह रहे हैं जी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इन्वायरमेंटल ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन्वायरमेंटल डैमेज कैन बी परमानेंट, अगर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे ज़्यादा तो उससे जो नुकसान होगा ना वो नुकसान क्या है, परमानेंट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। उसके बाद है जी द पैसेज इंप्लाइज। पैसेज इंप्लाइज का मतलब क्या है कि पैसेज आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है, आपको पैसेज से समझ क्या आती है, ठीक है। डेट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन, अब ये जो इंप्लाइज वाला वर्ड सेंटेंस होता है ना, क्वेश्चन होता है, ये याद रखिएगा, ये एग्जैक्ट लाइन नहीं होती, ये आपको निकालना होता है, रीड बिटवीन द लाइन करना होता है, आपको बात समझनी होती है। जैसे देखें, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ऑफर्स पार्शियल होप, रिन्यूएबल एनर्जी, एफिशिएंट फार्मिंग एंड वेस्ट रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स, yet technology alone cannot fix unsustainable consumption habits. Responsibilities also lies with governments, यानी कि गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इन्फोर्स ग्रीन पॉलिसीज, एंड विद इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू अडॉप्ट कॉन्शियस लाइफस्टाइल, कि वो क्या करें, कॉन्शियस लाइफस्टाइल अपनाए। यानी कि ये काम करना है गवर्नमेंट ने और इंडिविजुअल्स ने मिलकर,
यानी कि गवर्नमेंट, इनोवेशन एंड इंडिविजुअल एक्शन से ये चीज़ पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कि सस्टेनेबिलिटी अगर आप चाहते हैं तो सस्टेनेबिलिटी किस तरह आएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी से आएगी, इनोवेशन से आएगी और इंडिविजुअल के एक्शन से आएगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, बीटा होगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। द पैसेज कंक्लूड्स, जब कंक्लूड्स की बात हो रही होती है तो डेफिनेटली इसका मतलब क्या होता है कि हमें हमें पैराग्राफ को लास्ट में पढ़ना है। कंक्लूड का मतलब क्या होता है कि किस तरह अपनी बात खत्म करता है। द पैसेज कंक्लूड्स दैट genuine progress cannot exist at the planet's expense, ठीक है। ट्रू डेवलपमेंट enhance both human welfare and environmental stability, मतलब अगर आप वाकई तरक्की चाहते हैं, वाकई डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं तो इसका मतलब ह्यूमन वेलफेयर भी है और इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी है। आप बैलेंस डेट डिफाइंस, तो आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, आपको ह्यूमन बीइंग्स और बाकी दुनिया के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंट जिसमें हमारी हवा आती है, पानी आता है, फॉरेस्ट आते हैं, एनिमल आता है, उन सारी चीज़ों में आपको क्या चाहिए, एक बैलेंस चाहिए। और बैलेंस क्या चाहिए, डिफाइंस द विजडम ऑफ फ्यूचर सिविलाइजेशन, ठीक है, ताकि आने वाले जो लोग होंगे उनकी अच्छी सस्टेनेबिलिटी हो। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, हमारे पास चलेगा, हमें क्या चाहिए, बैलेंस ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल नीड्स, के प्रोग्रेस कैसी होनी चाहिए, प्रोग्रेस मस्ट बैलेंस ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल नीड्स। तो दोनों चीज़ों का ख्याल रखे बगैर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 और हमें चाहिए नियरली सिनोनिम, सिमिलर। नियरली सिमिलर का मतलब हमारे पास क्या है कि आपको क्या चाहिए, सिनोनिम्स ढूंढने हैं। अच्छा देखें, जैसे लास्ट टेस्ट में मैंने किया था ना, तो बड़े कल वाले टेस्ट में, टेस्ट 11 में, तो 5-7 बच्चों ने ना बड़े खूबसूरत तरीके के साथ मेरी डायरेक्शंस पर अमल किया। उन्होंने हर वर्ड के आगे खुद से उसके सिनोनिम्स लिखे और मुझे सेंड भी किए। मेरी कोशिश थी कि मैं इसमें शामिल करता, लेकिन चूंकि ये लेक्चर मैं पहले से तैयार कर चुका था इसलिए मैंने उसमें शामिल नहीं कर सका। अगले लेक्चर में मैं इंशाल्लाह किसी ज़रूर में शामिल करके आपको दिखाऊंगा। देखिए आपने करना क्या, मैं आपको उर्दू मीनिंग बताऊंगा और उर्दू मीनिंग बताने के साथ साथ आपको करेक्ट मीनिंग बताऊंगा। आज मैं आपको सिनोनिम्स नहीं बता रहा। अमूमन वैसे क्या होता है कि जो वर्ड भी होता है मैं उसके सिनोनिम्स आपको बताता हूं। जैसे देखें, अमूमन क्या होता है कि जैसे हमारे पास विंडिक्टिव वर्ड लिखा हुआ है। अब विंडिक्टिव का मतलब हमारे पास क्या होता है, हम बोलते हैं विंडिक्टिव, हम बोलते हैं इंतकामी। इंतकामी मतलब जो इंतकाम लेने वाला होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, विंडिक्टिव बोलते हैं। विंडिक्टिव हम किसको बोलते हैं, जो बंदा क्या होता है, रिवेंजफुल होता है। रिवेंजफुल का मतलब जो इंतकाम लेने वाला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइटफुल होता है। ठीक है, स्पाइटफुल भी हम किस बंदे को बोलते हैं, जो इंतकाम लेने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। जो अनफॉरगिविंग होता है, जो माफ करने वाला नहीं होता। जब माफ करने वाला नहीं होता तो ऐसा बंदा क्या होता है, इंतकामी होता है। ठीक है, इसी तरह आपके पास वर्ड होता है रिटेलिएट। रिटेलिएट वैसे हम किसको बोलते हैं, रिटेलिएट हम वैसे बोलते हैं हमला करने पर, इंतकामी कार्रवाई करने पर। लेकिन रिटेलिएटरी हम किसको बोलेंगे, जो जवाबी हमला कर रहा हो, इंतकामी हमला कर रहा हो। इसी तरह जिस तरह रिवेंजफुल वर्ड होता है, आपके पास दूसरा वर्ड कौन सा होता है, वेंजफुल वर्ड होता है। अमूमन ये होता है कि इस तरह सिनोनिम्स या तो मैं हाथ से लिख देता हूं या मैं पहले से टाइप किए हुए होते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, कल वाले टेस्ट से, टेस्ट 11 से मैंने एक नई प्रैक्टिस आप लोगों के साथ स्टार्ट किया है। आपने करना क्या है, अपनी नोटबुक के ऊपर विंडिक्टिव का वर्ड लिखना है। ठीक है, और जिस तरह मैंने हाथ से सारे सिनोनिम्स लिखे हैं ना, आपने भी जुबानी अपने सारे सिनोनिम्स लिखने हैं इस वर्ड के लिए। ठीक है, उसकी रीजन क्या, उसकी रीजन देखें, जब आप इस तरह करेंगे ना तो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का क्या मतलब है कि आप अपने माइंड को जितनी वोकैब होगी ना, उस सारी वोकैब को हिला जुला रहे होंगे, उस सारी वोकैब को मतलब क्या कर रहे होंगे, मूव कर रहे होंगे, हरकत दे रहे होंगे, एक्शन में ला रहे होंगे, उसको रिवाइज कर रहे होंगे, रिपीट कर रहे होंगे, रिफ्रेश कर रहे होंगे। तो ये जितनी वर्ड्स होंगे ना, इनके सब के सिनोनिम्स, आपने आपको एक आता हो, 2 आते हो, 3 आते हो, 4 आते हो, जितने सिनोनिम्स आते होंगे ना, आपने अपने हाथों से लिखने हैं। और बिलीव मी, ये जब आप अपने हाथों से 20 वर्ड्स के सिनोनिम लिखेंगे ना, तो आपकी जो वोकैब की प्रिपरेशन है ना, ये 100 टाइम्स बेटर होने वाली है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो मैं सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन बताता जाऊंगा वर्ड की और करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा।
आपने इसके करेक्ट ऑप्शन, आपने इसके सिनोनिम खुद लिखते हैं नोटबुक पे और मुझे सेंड भी करने हैं, मुझे दिखाने भी है कि सर मुझे इतने आते थे या इतने नहीं आते थे, मैं इतने ही लिख सका। नकल नहीं मारनी है, इसको फेक नहीं करना है, इसको चीट नहीं करना है, तो आपने अच्छे तरीके से ईमानदारी से अपना काम करना है। तो विंडिक्टिव का मतलब होता है इंतकामी, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा, रिवेंजफुल। उसके बाद हमारे पास है हाइपोथीसिस। हाइपोथीसिस तो वैसे एक ऐसा वर्ड है जो आप सब भी जानते होंगे। हाइपोथीसिस का मतलब हमारे पास क्या होता है, फर्जिया। फर्जिया मतलब फर्ज करना। जब आप कोई किसी चीज के बारे में क्या करते हैं, क्यास आराई करते हैं, मतलब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, ख्याल करते हैं, आइडिया पेश करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सिनोनिम कौन सा होता है, थेरी। किसी चीज के बारे में क्यास पेश करना, फर्ज पेश करना। सिंग्वाइन बड़ा खूबसूरत वर्ड है सिंग्वाइन, और सिंग्वाइन बड़ा पॉजिटिव वर्ड भी है। पॉजिटिव वर्ड क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ही हमारे पास क्या होता है, पुर उम्मीद, पुरजोश। जो अच्छा सोचने वाला होता है ना, जो अच्छा पॉजिटिव सोचने वाला होता है। जैसे अगले दिन मैंने आपको बताया था ना, हमारे पास सोच के हिसाब से 4 तरह के लोग होते हैं। हमारे पास कौन कौन से लोग होते हैं, अच्छा सोचने वाले लोग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। हमारे पास नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्टिक। और हमारे पास रियलिटी सोचने वाले लोग होते हैं जो अच्छा बुरा नहीं सोचते, बल्कि वो प्रोज एंड कॉन्स दोनों सोचते हैं, उनको हम बोलते हैं रियलिस्ट। जो कि क्या सोचते हैं, रियलिटी सोचते हैं, रियलिस्ट बोलते हैं उनको। और जो हर काम में, हर चीज में अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्ट बोलते हैं। तो ये 4 तरह के लोग होते हैं। तो सेंग्वाइन हम बोलते हैं पुरुमीद, पुरजोश बंदे को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, चीयरफुल। वॉल्यूएबल, वॉल्यूएबल का मतलब हमारे पास क्या होता है, फूफी को बोलते हैं, ताई को बोलते हैं, चाची को बोलते हैं, माँ को बोलते हैं, बेटी को बोलते हैं, बहन को बोलते हैं, यानी कि आम अल्फाज में औरत को बोलते हैं। औरत मतलब इस तरह कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा बोलने वाले को, बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, बहुत ज्यादा बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूबल बोलते हैं, मतलब फूफी बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, टॉकेटिव होगा। उसके बाद हमारे पास रेवेन्यू। रेवेन्यू आप जानते हैं, रेवेन्यू हम किसको बोलते हैं, कमाई को बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं, आमदनी को बोलते हैं रेवेन्यू। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर हमारे पास क्या होगा, इनकम, कमाई, आमदनी। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इन्फेटुएशन। इन्फेटुएशन का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है, इन्फेटुएशन का मतलब हमारे पास क्या होता है बेटे, इन्फेटुएशन विद फेम वाज शॉर्ट लिव्ड। नेगेटिव वर्ड है। इन्फेटुएशन की उर्दू ट्रांसलेशन आप इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ आप इसको बोलेंगे गैर मकूल। ठीक है, गैर मकूल पसंदीदगी। बड़ा थोड़ा सा ठोस उर्दू वर्ड बोल रहा हूँ, हल्की हल्का सा उर्दू का भी मुझे बड़ा अच्छा शौक है। गैर मकूल पसंदीदगी हम बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, इसको याद रखिएगा। जो होता है ना हमारे पास फजूल की तारीफ करना होता है, हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, फुलिश एडमिरेशन। गैर मकूल पसंदीदगी, एवं जब आप किसी को फजूल, जैसे वो बटरिंग के लिए कर देते हैं ना लोग, कर देते हैं, झूठ बोल देते हैं, तारीफ, झूठी तारीफ दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं। डिटर्मिनेशन आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे कि डिटर्मिनेशन हम किसको बोलते हैं, डिटर्मिनेशन हम इरादे को बोलते हैं, इरादे की पुख्तगी को बोलते हैं, अज़म को बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा चलेगा, इरादे और अज़म के लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, रिजॉल्व को चलेगा। याद रखिएगा, रेजोल्यूशन हम वर्ड बोलते हैं ना। स्ट्रिंजेंट किसको बोला जाता है जी, स्ट्रिंजेंट बोला जाता है सख्त को। ठीक है, सख्त, स्ट्रिक्ट को बोलते हैं स्ट्रिंजेंट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, स्ट्रिक्ट होगा। नोस्टैल्जिया बड़ा वर्ड है और आप ये सुनते ही रहते हैं सोशल मीडिया पे, खास तौर पर आप सुनेंगे। नोस्टैल्जिया हम किसको बोलते हैं, नोस्टैल्जिया पता हम वैसे एक्चुअल जो नोस्टैल्जिया वर्ड होता है हम किसको बोलते हैं, जब आप माजी की यादों में रहते हैं ना, माजी की, और यादें कौन सी होती है ना, माजी की तल्ख यादों में। ठीक है, माजी की यादें जो होती है ना उसको हम बोलते हैं नोस्टैल्जिया, माजी की यादों को हम बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होता है लॉन्गिंग, चाहत को हम बोलते हैं, माजी की यादों को हम बोलते हैं, माजी की चाहत को हम बोलते हैं नोस्टैल्जिया। ठीक है, ओपुलेंट, ओपुलेंट हम, ओपुलेंस वर्ड आप जानते ही हैं, ओपुलेंट क्लास भी हम बोलते हैं। रिच को बोला जाता है, मालदार को बोला जाता है, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, जो शहाना चीज़ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओपुलेंट बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा, रिच होगा। उसके बाद क्या है,
अब गला ख़राब होने की वजह से और नाक बंद होने की वजह से ना मज़ीद मेरे से बोला नहीं जा रहा, तो मैं चीज़ों को थोड़ा सा स्पीडली लेकर चल रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से बात को ख़त्म कर सकूँ, ठीक है। देखें, सगैशियस का मतलब आपके पास होता है दानिशमंदाना, ठीक है। ये चूंकि एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो इसलिए मैं दानिशमंदाना लिखूंगा। सगास्टी वर्ड वैसे हमारे पास होता है, अक्लमंदी को हम बोलते हैं, तो चूंकि यहाँ पर हमें उसका इंटोनिम देखना है तो सगाशियस का इंटोनिम हमारे पास क्या होगा, फुलिश। उसके बाद है हमारे पास ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब हमारे पास क्या होता है, अलमनाक, अफसोसनाक, ठीक है। हम किसको बोलते हैं, अफसोसनाक, दर्दनाक, अलमनाक, ट्रेजिडी। ट्रेजिडी वर्ड होता है ना, उससे निकला हुआ है हमारे पास ट्रेजिक। तो यहाँ पर हमारे पास इसका इंटोनिम हमारे पास क्या होगा, कॉमिक को हम बोलते हैं, हंसी मजाक को हम बोलते हैं। पेनूरियस याद रखिएगा, बड़ा अच्छा वर्ड है। बहुत ज़्यादा कंजूस और बहुत ज़्यादा कमीने आदमी को हम पेनूरियस बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, जेनरस, जो खुले दिल का बंदा होता है। उसके बाद है फर्वेंट। फर्वेंट आप जानते हैं हम किसको बोलते हैं, ये पहले भी आपने वर्ड पढ़ा। फर्वेंट हम बोलते हैं ऐसा बंदा जो क्या होता है, फर्वेंट हम किसको बोलते हैं, इमोशनल को बोलते हैं, जज्बाती को बोलते हैं, पुरजोश को बोलते हैं, जो पैशनेट होता है, ठीक है। पुरजोश जो होता है, पैशनेट जो होता है, उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, या जिसमें पैशन नहीं होता, जिसमें जज्बा नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, स्लो नहीं बोलेंगे। स्लो इज समथिंग अबाउट स्पीड, ठीक है। यहाँ पर हम स्पीड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम जज्बात की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए हम उसका ऑपोजिट क्या बनाएंगे, माइल्ड बनाएंगे। नफेरियस याद रखिएगा, बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है और मेरा नहीं ख्याल ये नफेरियस आप पढ़ेंगे ना आपको ये कभी वर्ड भूलने भी वाला है। नफेरियस वर्ड आपके पास नेगेटिव वर्ड होता है। हम किसी बदकार बंदे को, बदकार चीज़ को, बुरी चीज़ को, बद चीज़ को क्या बोलते हैं, नेफेरियस बोलते हैं। जैसे द नेफेरियस प्लॉट वाज डिस्कवर्ड इन टाइम। प्लॉट हम किसको बोलते हैं, स्कीम को बोलते हैं, प्लान को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो बुरी होगी, कोई करेक्टर पूरा होगा या कोई बात बुरी होगी, हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, नेफेरियस। तो नेफेरियस का ऑपोजिट आपके पास बेटे क्या होगा, वर्चुअस होगा, नेक होगा, अच्छा होगा, गुड होगा। सकिंक्ट। सकिंक्ट हम किसको बोलते हैं, आप इसके लिए वर्ड पहले भी पढ़ गया, या जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है सकिंक्ट समरी। और समरी आप जानते हैं, समरी हमेशा क्या होती है, मुख्तसर होती है, शॉर्ट होती है, छोटी होती है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका ऑपोजिट क्या चलेगा, वर्डी, क्योंकि सकिंक्ट का मतलब मुख्तसर होता है, शॉर्ट होता है। तो वर्डी का मतलब क्या होता है, लेंथी, ज्यादा, जिसमें अल्फाज होते हैं। ट्रांक्विल आप वर्ड पहले भी पढ़ कर आते हैं, काम को बोलते हैं, पीस को बोलते हैं, सुकून को बोलते हैं, इत्मीनान को बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, एजिटेटेड होगा, परेशान होगा, पाया हुआ होगा, थका हुआ होगा, हारा हुआ होगा। एब्डूरेट। एब्डूरेट हम किसको बोलेंगे, एब्डूरेट हम बोलते हैं, एब्डूरेट हम बोलते हैं काम चोर को, हठ धर्मी को। एक वर्ड हम बोलते हैं ना, हठ धर्मी, ठीक है। हठ धर्मी हम बोलते हैं ना, मतलब किसी चीज के ऊपर क्या रहना, किसी चीज के ऊपर जिद्दी बन जाना, किसी चीज के ऊपर जिद्दी बन जाना, किसी चीज पर कायम रहना, किसी चीज पर अड़ जाना, उसको हम बोलते हैं एब्डूरेट। और एब्डूरेट का ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, फ्लेक्सिबल। यानी कि एब्डूरेट का मतलब क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल, और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, फ्लेक्सिबल। ल्यूरिड। ल्यूरिड बड़ा ही प्यारा वर्ड है, और ल्यूरिड का मतलब आपके पास क्या होता है, ल्यूरिड का मतलब क्या होता है, हैरान कर देने वाला, चुका देने वाला, हैरान कर देने वाला, ठीक है, हैरान कर देने वाला। शॉकिंग जिसको आप बोलते हैं, हैरान कर देने वाला, शॉकिंग, सरप्राइजिंग। तो हमारे पास इसका ऑपोजिट क्या होगा, हमारे पास इसका ऑपोजिट होगा सबल, सटल, ठीक है। सबल नहीं, सटल, इसमें बी साइलेंट होता है, आपने बी को प्रोनाउंस नहीं करना, सटल इसको बोलते हैं। तो ये है हमारे पास बेटे आपकी जो मॉक टेस्ट 12 है उसकी डिस्कशन। आपने इसके एंटोनिम और सिनोनिम्स के जितने सारे वर्ड्स हैं उनको लिखना है, उनके सिनोनिम्स अपने पास से खुद से लिखने हैं, ब्रेनस्टॉर्म करना है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सुनते नहीं रहना, अपने दिमाग को इस्तेमाल भी करना है, सोचना भी है, हाथ भी चलाने, दिमाग भी चलाना है। तो ये थी आपके पास मॉक टेस्ट 12 की डिस्कशन। अब मेरी भी बस हो गई है इन सारी बातों के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बातें कल करेंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।